नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। हम लोगों ने 2-3 दिन पहले प्रोग्राम किया था और इसमें कहा था कि अगर जल, जंगल, जमीन, पहाड़ नहीं बचेंगे तो हम लोग जिएंगे तो जिएंगे कैसे। अरावली के मुद्दे पर जनमानस ने इतना बड़ा आंदोलन खड़ा किया, इतना बड़ा प्रेशर किया कि सरकार कहीं ना कहीं झुकी। जरूरी है जब जनता के संवेदनशील मुद्दे सामने आए तो जनता को इसी तरह खड़ा होना चाहिए। अभय दुबे जी के साथ मैंने बातचीत की है बहुत सेंसिटिव मुद्दों पर। अमेरिका की रिपोर्ट आई है खुफिया विभाग की, जिसमें कहा गया है कि चीन भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों में, सीमावर्ती राज्यों में, सीमावर्ती देशों के पास में कुछ ना कुछ योजना बना रहा है। क्या है हमारी प्लानिंग, मैंने अभय दुबे जी से पूछा है। कुलदीप सेंगर की जमानत हो जाती है, उमर खालिद की जमानत पर कोई विचार भी नहीं करता और सेंगर साहब के मुकदमे रद्द होने से लेकर जमानत तक सब हो जाते हैं। राजनीति के नए नए उबालों पर अभय दुबे जी ने बहुत अच्छी बातचीत की है। चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज्वाइन करिए। चलते हैं अभय दुबे के पास। 4 PM न्यूज नेटवर्क में बहुत बहुत स्वागत है अभय दुबे जी आपका। हम लोग अभी 2-3 दिन पहले ही चर्चा कर रहे थे कि जल, जंगल, जमीन अगर ये बचेंगे, पहाड़ ये बचेंगे तो आदमी का जीवन बचेगा। और जब विनाश की तरफ आदमी बढ़ता है तो इन्हीं पर हमला करता है। कंक्रीट के जंगल खड़े कर दिए जाते हैं, महल कंक्रीट के खड़े कर दिए जाते हैं, जंगल काट के, पहाड़ काट के, नदियों का दोहन करके। और नेचर फिर विकराल रूप में आती है। हमने कभी उत्तराकाशी में पहाड़ फटते हुए देखे हैं, कभी केदारनाथ त्रासदी देखी है। अलग अलग राज्यों में हमने बहुत भयंकर नेचर की नाराजगी झेली है, देखी है। आदमी मानता नहीं है, वो जंगल खत्म करता है, वो पहाड़ खत्म करता है, वो नदी को रोकता है, अपने भव्य महल बनाता है। अरावली के मुद्दे पर पूरा देश खड़ा हुआ क्योंकि लोगों को समझ में आ गया जिस तरह दिल्ली में, गुड़गांव में प्रदूषण बेतहाशा बढ़ा, तब लोगों को समझ में आया कि ये तो उनकी जिंदगी से सीधा खिलवाड़ हो रहा है। अगर नेचर नहीं बचेगी तो वो कहां बचेंगे, वो किसी भी विचारधारा के हों। और अरावली के खिलाफ जो अभियान चलाया है उसके आगे सरकार झुकी और सरकार ने फैसला किया कि अरावली में नए पट्टे नहीं दिए जाएंगे। सवाल यह कि पुराने पट्टे भी क्यों दिए जाएं, किसी पहाड़ को काटने की इजाजत क्यों दी जाए। लेकिन ये जो दबाव है जनता का, जनता के दबाव के आगे बड़ी बड़ी सरकारें भी झुकती हैं। आपको क्या लग रहा है ये अरावली बचाओ मुहिम जो है इसमें सब लोगों ने साथ दिया। मैं तो ये कहूंगा कि जो गोदी मीडिया के चैनल थे उन्होंने भी साथ दिया, क्योंकि परिवार उनके भी रहते हैं। उनको समझ में आया कि हमारे परिवार में हमारे बच्चों की जिंदगी नहीं बचेगी तो फिर बचेगा क्या। इस पूरी मुहिम को और सरकार के कंप्रोमाइज करने को आप किस तरह देखते हैं? देखिए, जो मोदी सरकार है, मोदी सरकार का एक पहलू है जिसको जो बार बार हम लोगों के सामने आया है कि जब भी उसको लगता है कि जनता में वो अलोकप्रिय हो रही है और उसका चुनावी नुकसान हो सकता है, वैसे ही वो कदम वापस खींच लेती है या कदम वापस खींचने पे विचार करने लगती है। हो सकता है समय लग जाए उसे मुद्दे को देखते हुए वापस खींचने में, लेकिन वो एक ही तरीके से कदम वापस खींचती है। अखबारों के कहने से नहीं वापस कदम वापस खींचती, अखबारों में लेख लिखने से नहीं खींचती, आंदोलन करने से केवल नहीं खींचती। उसको ये लग जाए कि वास्तव में जनता नाराज हो जाएगी और इस मुद्दे पर चुनाव में नुकसान हो सकता है, ये उसके लिए बड़ा नाजुक होता है। अरावली के सवाल पर जितनी तेजी के साथ जन गोलबंदी हुई, और वो जन गोलबंदी स्वतः स्फूर्त थी, कोई संगठन नहीं कर रहा था उसको। संगठन कर भी रहे थे तो पर्यावरणवादी संगठन थे, कोई राजनीतिक संगठन नहीं थे। ये उसको साफ दिखाई पड़ गया, इसके पीछे कोई राजनीतिक शय नहीं है। यहां तक कि यूथ कांग्रेस ने, युवा कांग्रेस ने, कांग्रेस के भी ये मुद्दा काफी देर से उठाया। मेरे ख्याल से अभी 24 घंटे पहले या 36 घंटे पहले ही यूथ कांग्रेस ने उस मुद्दे को टेकअप किया। उससे पहले वो भी इसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे थे। केवल अखिलेश ने एक एक्स पे एक बड़ी अपील डाली थी, वरना बाकी राजनीतिक दल, पार्टियां, नेता इस मामले में सक्रिय नहीं थे। तो ये सरकार की समझ में आ गया कि ये मामला, ये उससे गलती हो गई है और इस गलती का उसे राजनीतिक नुकसान उठाना पड़ सकता है। अच्छा, अब सवाल हम लोगों को सोचना चाहिए कि सरकार से गलती क्यों हुई। अच्छा, ऐसा नहीं है कि सरकार से धोखे से गलती हो गई। मेरा मानना यह है कि सरकार ने यह काम जानबूझकर किया और इसका प्रमाण आज इंडियन एक्सप्रेस के पहले पन्ने पर छपा है। साफ लिखा हुआ है, एससी पैनल बैक forest surveys benchmark to protect Aravalis. SC accepted government's 100-meter Aravali rule. Its own panel had opposed it. इसमें सुप्रीम कोर्ट के जिस बेंच ने इसके ऊपर मोहर लगाई, खुद उसका अपना जो पैनल था, उसने सुप्रीम कोर्ट को लिख के दिया था कि उसने इस रिकमेंडेशन पे अपनी मोहर नहीं लगाई है, वो इस रिकमेंडेशन से सहमत नहीं है। भाई, 13 अक्टूबर को पर्यावरण मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट के सामने अपनी वो तथाकथित वैज्ञानिक रिपोर्ट रखी, जिसमें ये कहा गया कि एक ऐसा
राष्ट्रीय मानक बनाया जाए, इसमें 100 मीटर से नीचे की पहाड़ियों को पहाड़ी ना माना जाए। अच्छा, जैसे ही आप उनको 100 मीटर से नीचे की पहाड़ियों को पहाड़ी नहीं मानेंगे, वैसे ही जो ग्रीन कवर यानी हरियाली खत्म करने के लिए उसमें जो प्रतिबंध है, मतलब जो है, वो प्रतिबंध उससे हट जाते हैं। वो प्रतिबंधों के दायरे से बाहर चला जाता है। फिर उसको आप औद्योगिक उपयोग के लिए, खनन के लिए, इस तमाम चीजों के लिए वहां पर ठेके, पट्टे, लीज वगैरह ये सब दे सकते हैं। तो 13 अक्टूबर को पर्यावरण मिनिस्टर ने ये अपील रखी, ये अपनी रिपोर्ट रखी। उसके ठीक अगले दिन सुप्रीम कोर्ट के सामने जो सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी थी, सीईसी, उसने लिख कर दिया कि वो इस सरकार की इस रिकमेंडेशन से सहमत नहीं है। इसके बावजूद 20 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने जो 100 मीटर पहाड़ियों को 100 मीटर से नीचे की पहाड़ियों को पहाड़ी ना मानने वाली जो सिफारिश थी, उस सिफारिश को स्वीकार कर लिया। अच्छा, अब इसमें सवाल यह भी हम लोगों को देखना चाहिए कि मसला है क्या। ये वही सुप्रीम कोर्ट है जो एक जमाने में जब एनसी मेहता जो पर्यावरण के एक्टिविस्ट थे, जब तमाम अरावली के मसले पर और दूसरे मसलों पर सुप्रीम कोर्ट में जाते थे, तो सुप्रीम कोर्ट लगातार इसके पक्ष में फैसला देते थे। आज सुप्रीम कोर्ट ने अपनी ही परंपराओं का उल्लंघन करके यह किया। सरकार की इस रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट को खारिज कर देना चाहिए था, क्योंकि खुद सुप्रीम कोर्ट का जो अपेक्स कमेटी थी, सर्वोच्च कमेटी थी, उस कमेटी ने कह दिया था कि हम इससे सहमत नहीं है, हमारी कोई सहमति इसके साथ नहीं है। आप जो करेंगे वो आप अपनी मर्जी से करेंगे, आप सोच लीजिए। आप ये मत मानिए कि आप ये मत कहिए कि हमारे कहने से आपने किया है। उसने अपने आप को इस मामले से अलग कर लिया। आप इससे अंदाजा लगाइए कि हमारे देश में हो क्या रहा है। मैं इस मसले को और भी बहुत से मसलों से जोड़ता हूं। अगर अभी हम लोग चर्चा करेंगे दूसरे मसलों के ऊपर, और भी बहुत से मसलों से जोड़ता हूं। इस वक्त हमारा राजनीतिक बंदोबस्त है, वो जिस तरीके से कदम उठा रहा है, जिस तरीके से नीतियों का निर्माण हो रहा है, वो बहुत आश्चर्यजनक है। और इसके समर्थक लोग, आप कह रहे हैं गोदी मीडिया के चैनलों ने कहा, रजत शर्मा ने, जो इतने बड़े पत्रकार हैं, इतने लंबे अरसे से चैनल चला रहे हैं, इन सब लोगों ने क्या कहा कि अरावली की पहाड़ियों से की वजह से दिल्ली के अंदर प्रदूषण है। आज उन्हीं की बात का विरोध करते हुए अखबार में एक पर्यावरण महिला ने लिखा है कि अरावली की वजह से ही दिल्ली, राजस्थान ये सब बचे हुए हैं। जिस क्षण अरावली की पहाड़ियां खत्म होंगी या उनको खनन के जरिए उन सबको और नष्ट कर दिया जाएगा, उसके बाद दिल्ली बचेगी ही नहीं। यहां पर लगातार धूल भरी आंधियां आनी शुरू हो जाएंगी, भयानक किस्म की, और दिल्ली लगभग खत्म हो जाएगी। दिल्ली में रहना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। दिल्ली लोग छोड़ के चले जाएंगे जो जिंदा रहना चाहते हैं। ऐसी स्थिति बन जाएगी। इस देश में हो क्या रहा है, मुझे बहुत ताज्जुब होता है। ये तो ऐसी बात रही कि हम आत्महत्या करके मानेंगे। बिल्कुल ऐसा है कि हम आत्महत्या करके मानेंगे। जो खनन लॉबी है, जिसको खनन माफिया भी कहा जाता है, खनन लॉबी जो है वो सरकार के ऊपर पूरी तरीके से हावी है। बड़े बड़े पूंजीपति चाहते हैं कि पूरा देश उनके लिए छोड़ दिया जाए खाली। वो सारे किसानों की जमीन पर कब्जा कर लें, सारी पहाड़ियों पर कब्जा कर लें, सारे जंगल उन्हें दे दिए जाएं बर्बाद और तबाह करने के लिए। भाई ठीक है, पूंजीपतियों में मुनाफा कमाने की ऐसी भूख होती है जो कभी तृप्त नहीं होती है। उसमें खनन माफिया भी आता है। लेकिन ये लोग जो सरकार में बैठे हुए, उन्हें तो सोचना चाहिए वो क्या सोच के कर रहे हैं। और पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव जब वहां खड़े होते हैं संसद में, तो ये कहते हैं कि कांग्रेस सरकार ने इलीगल माइनिंग कराई थी, उसलिए हमें ये मानक बनाना पड़ा। ये मानक तो पूरी इलीगल माइनिंग है उसको लीगल तरीके से करने का पूरा हथकंडा है। ये मानक 100 मीटर वाला मानक जो है, प्रश्न ये है कि कौन सी प्रेरणा प्राप्त हुई पर्यावरण मंत्रालय को जो उसने ये रिपोर्ट तैयार की। वो प्रेरणा कहां से आई, ये मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण है। फिर ये पूछना चाहिए बेंच ने उसके ऊपर मोहर लगाई, उसको प्रेरणा कहां से आई, बावजूद इसके उसकी अपनी अपेक्स कमेटी ये कह रही थी कि भाई हम इस रिपोर्ट के साथ नहीं है। ठीक बात है, तब भी फैसला है। मुद्दा इसके ऊपर बात करनी चाहिए जी। हाँ, बड़े लोगों का बड़ी महिमा है, बड़े लोग क्या कर दें, कुछ भी कहा नहीं जा सकता। नहीं, लॉबियां जो इंडस्ट्रियल और खनन लॉबी जो है ना, वो पूरी तरह सक्रिय है।
और बहुत क्योंकि ताकतवर लॉबी होती है, बहुत और वो पैसा होता केवल है। ऐसा नहीं है कि खनन लॉबी से इनकी मोहब्बत है, बहुत बड़े बड़े फायदे मिलते हैं इसके भाई। हाँ, बहुत पैसा होता बहुत है, बड़े बहुत पैमाने ताकत। पर इतना अरबों रुपया इसमें दांव पे लगा हुआ है। ठीक बात है, बिल्कुल सही अगर बात है, 100 200 बहुत। 500 600 हजार करोड़ रुपए बांट भी दिए जाएं सरकार के अंदर तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसके उससे कई गुना ज्यादा वो लोग कमा लेंगे इससे। बहुत पैसा होता है, बहुत ताकत होती है, तो कुछ भी कर सकते हैं वो लोग। दूसरी महत्वपूर्ण खबर है आज की, ये है कि पेंटागन, अमेरिकी रक्षा विभाग ने एक बड़ा खुलासा किया है और कहा है कि अपनी सालाना रिपोर्ट में कि चीन अपनी आर्मी को भारत के एकदम करीब तैनात करने की कोशिश कर रहा है। चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी पीएलए के लिए भारत के करीब 4 पड़ोसी देशों में बेस बनाने की तैयारी हो रही है। भारत के करीब जो 4 देश हैं उनमें, ये 4 देश है बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका और म्यांमार, जहां अतिरिक्त सैन्य सुविधा और लॉजिस्टिक बेस बनाए जाएंगे। इससे जल, थल और नभ सेनाओं की ताकत बढ़ेगी और लंबी दूरी तक सेना की पहुंच बढ़ेगी, समुद्री रास्ते सुरक्षित होंगे। ये कहना है अमेरिका की जो पेंटागन है उसने रिपोर्ट में दावा किया। ये कितना खतरनाक है भारत के लिए कि चीन, हमारे पड़ोसी देश जो अपनी अस्थिरता से बहुत जूझ रहे हैं, वहां पे आने की कोशिश कर रहा है चीन। और चीन से हमारे रिश्ते कैसे हैं, किसी से छुपा नहीं है कि चीन ने गलवान घाटी में किस तरह हमारे सैनिकों की हत्या की थी, हमारे बड़े भूभाग पे कब्जा किया था, ऐसी खबरें आती रही हैं। तो ये जो चीज सामने आई है, इसके कितने गंभीर परिणाम हो सकते हैं। देखिए, इस मसले को इस तरह से नहीं देखा जाना चाहिए कि चीन वहां आने की कोशिश कर रहा है। वो ये सारे के सारे देश चीन के मोहरे हैं। पहले से ही चीन ने बहुत बड़े पैमाने पर भारत के पड़ोसी देशों को, उसमें श्रीलंका भी शामिल है उसके अंदर और दूसरे देश भी शामिल हैं, उनको बहुत बड़े बड़े कर्ज दे रखे हैं। चीन के दिए हुए कर्जों के नीचे वो देश दबे हुए हैं। चीन के जो अंतरराष्ट्रीय डिजाइन है चीन की, उस पूरी डिजाइन के ये पूरे देश प्यादे बने हुए हैं। चीन जो चाहे वो करे। ये तो चीन की योजना पर निर्भर करता है कि भाई हम इस देश में इतनी फौज तैनात करेंगे, यहां पर ये हम फौजी अड्डा बनाएंगे, यहां वो फौजी अड्डा बनाएंगे। अमेरिकी सेना ने ये रिपोर्ट दाखिल की है तो अमेरिका और चीन के बीच में होड़ है, दुनिया के पैमाने पर प्रभुत्व की होड़ है। अमेरिका को लगता है कि चीन ही एकमात्र ऐसा देश है जो उसके दबदबे को और उसकी दादागिरी को चुनौती दे सकता है, चुनौती देने की स्थिति में आ रहा है। कोई भी देश महाशक्ति दो बातों से बनता है। पहले तो ये कि उसकी अर्थव्यवस्था बहुत जबरदस्त हो, उसका अपना जीडीपी इतना ज्यादा हो कि सारी दुनिया को कंट्रोल कर सके उसके दम पर। दूसरा ये है कि उसके पास जबरदस्त फौजी ताकत हो। चीन ने इन दोनों पैमानों के ऊपर पिछले 15-20 साल के अंदर बहुत अधिक प्रगति की है। अभी भी अमेरिका से बहुत पीछे, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अमेरिका के पास आ गया, अमेरिका से बहुत पीछे है, लेकिन अगर कोई दूसरे नंबर पे कोई देश है तो वो चीन है। पहले नंबर पर अभी भी अमेरिका है। मैं मानता हूं दोनों के बीच में अंतर भी काफी है, अभी चीन को भी समय लगेगा उसमें। दूसरा ये है कि दुनिया की सबसे ज्यादा अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी है। चीन बहुत तेज गति से उस अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी को मास्टर करने, उस पर महारत हासिल करने की तरफ बढ़ रहा है। ऐसे कई मुकाम है जहां पर चीन अमेरिका से आगे निकलता हुआ भी दिखाई पड़ रहा है। रेयर अर्थ मेटल्स के अंदर अमेरिका चिंतित इस बात से है कि चीन काफी आगे निकल गया है, क्योंकि चीन का उस रेयर अर्थ मेटल जहां पे उत्पादन होता है उसके ऊपर चीन का पूरा कब्जा है। चीन वहां पे हावी है पूरी तरीके से। तो इस वक्त सारी दुनिया में, पहले एक ध्रुवीय दुनिया हो गई थी सोवियत संघ के पराभव के बाद 1990 में। सोवियत संघ जब नष्ट हुआ, एक ध्रुवीय दुनिया हो गई थी। आज दुनिया धीरे धीरे करके फिर से द्विध्रुवीय होने की तरफ बढ़ रही है और अमेरिका इस बात को चिंता के साथ देख रहा है। चीन से, इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप को लगता है कि चीन से अगर उसका अलग से उनका ट्रेड एग्रीमेंट हो जाए, क्योंकि चीन ही अकेला देश है। जब अमेरिका ने उसके ऊपर प्रतिबंध लगाई तो चीन ने पलट के प्रतिबंध लगाई, जैसे डोनाल्ड ट्रंप को कदम वापस खींचने लगे, और ये हिम्मत और किसी देश की नहीं पड़ी। चीन ने इस तरह मुकाबला किया है उसका। तो जो चीन की जो अमेरिका की फौज है उसने ये रिपोर्ट जारी की है, क्योंकि वो चीन के खिलाफ गोलबंदी करना चाहती है। तो उसके पीछे अमेरिकी स्वार्थ भी है इस रिपोर्ट को जारी करने के पीछे। लेकिन ये रिपोर्ट अपने आप में सही भी है, क्योंकि चीन की जो डिजाइन है वो भारत को घेरने की है, इसमें कोई शक की बात नहीं। क्योंकि अरुणाचल प्रदेश को चीन अपना मानता है कि उसका अपना हिस्सा है। अरुणाचल प्रदेश का एक चीनी भाषा में नाम है, चीन उसको उसी नाम से पुकारता है। तो चीन बहुत बड़ा खतरा है। बांग्लादेश की ऊपर उसका प्रभाव है,
नेपाल के ऊपर उसका प्रभाव है, पाकिस्तान के ऊपर उसका प्रभाव है, श्रीलंका के ऊपर उसके ऊपर प्रभाव है। पूरे दक्षिण एशिया में चीन ने भारत की घेरेबंदी कर रखी है और अब अभी तक घेरेबंदी वो विदेश नीति के स्तर पर हो रही थी। अब स्पष्ट रूप से वो घेरेबंदी फौजी स्तर पर, सैन्य स्तर के ऊपर हो रही है। ये भारत के लिए बहुत चिंताजनक है। अब मोदी सरकार को कुछ निकल के आना चाहिए बाहर, एक आध सर्जिकल स्ट्राइक चीन के खिलाफ भी कर दे, एक आध सर्जिकल स्ट्राइक मोदी चीन के खिलाफ भी कर दें तो हमारी भी समझ में आए कि बड़े पराक्रमी हैं, ये वास्तव में 56 इंची हैं। सही बात है, ये सब चीजें भी सामने आनी चाहिए। हाँ। इस समय राजनीति में कुलदीप सेंगर नाम एक बार फिर चर्चा में आ गया है। उम्र कैद की सजा हुई थी पहले रेप कांड में, और उनको जमानत और सजा रद्द होने के बाद कांग्रेस बहुत नाराज है और तरह तरह का हमला कर रही है कि इस तरह इतनी जल्दी मुकदमे में सजा रद्द हो जाना, जमानत हो जाना, राम रहीम की जमानत हो जाना, उमर खालिद की जमानत याचिका पर सुनवाई का नंबर भी नहीं आता है। इस देश में क्या ताकतवर लोगों के लिए और आम आदमी के लिए, गरीब के लिए न्याय अलग अलग हो जाता है? ऐसा लोग सवाल करने लगते हैं, फिर पूछने लगते हैं। देखिए, आप जो सवाल पूछ रहे हैं संजय जी, ये सवाल एक पुराना सवाल है। लंबे अरसे से लोग इस भाषा में सवाल पूछ रहे हैं कि भाई ताकतवर लोगों के मुकाबले कमजोर लोगों की मदद कौन करेगा और कमजोर लोगों की सुनवाई कब होगी, ताकतवर लोगों के दबदबे को कब नियंत्रित किया जा सकेगा। ये एक जनरल क्वेश्चन है, एक आम आम प्रश्न है। मेरा कहना है कि इस वक्त देश में जो स्थिति है, अगर हम इस भाषा में सवालों को पूछना जारी रखेंगे तो दरअसल हम उस स्थिति को ठीक से रेखांकित नहीं कर पाएंगे, शिनाख्त नहीं कर पाएंगे। आज स्थिति काफी बदल चुकी है। आज स्थिति क्या है, जो मौजूदा सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, वो अपने राजनीतिक गोटी लाल करने के लिए और अपने सांप्रदायिक दबदबे को बढ़ाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। जो बिल्किस बानो वाला प्रकरण हुआ था गुजरात में, जिसमें सरकार ने कानून की बाल की खाल निकालते हुए बिल्किस बानो के जो सजा काट रहे थे उसके बलात्कार के आरोपी, उन सबको छोड़ दिया गया। और जब उनको छोड़ा गया तो भारतीय जनता पार्टी वाले मालाएं लेकर, ढोल मजीरे लेकर और लड्डू लेकर उसका स्वागत करने के लिए गए, उनका सार्वजनिक अभिनंदन किया, उनको लड्डू खिलाए गए। ये उन्होंने किया। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने फिर उस मसले को पलट दिया, उनको फिर जेल जाना पड़ा, वो अलग बात है। लेकिन शुरू में तो उन्होंने ये सारा काम कर दिया था। ये जो उन्नाव की रेप पीड़िता है कुलदीप सिंह सेंगर वाले मसले में, इसकी पूरी कहानी तो दर्दनाक है, दिल हिला देने वाली कहानी है। उसके पिता की हत्या कर दी गई, उसका एक्सीडेंट करवाया गया, उसमें 2 उसकी मौसियां मारी गई, उसके साथ सामूहिक बलात्कार हुआ, पता नहीं क्या क्या हुआ। उसने योगी आदित्यनाथ के बंगले के सामने, मुख्यमंत्री बंगले के सामने आत्मदाह करने की कोशिश की और जब उसको सजा हो गई उसके बाद फिर योगी आदित्यनाथ जब चुनाव में आए तो उन्होंने कुलदीप सिंह सेंगर के परिवार को मंच पे बैठाया अपने बगल में और साक्षी महाराज जेल गए मालाएं लेके कुलदीप सिंह सेंगर को पहनाने के लिए और उनको धन्यवाद देने के लिए, क्योंकि उनकी वजह से उनको वोट मिले। आप इससे अंदाजा लगाओ कि हो क्या रहा है। ये मामला कुछ और है। ये मामला ये है कि जो लोकतंत्र में शक्तियों के संतुलन का सिद्धांत चलता है कि भाई लोकतंत्र के जो स्तंभ हैं, उन स्तंभों में वो स्तंभ एक दूसरे किसी एक का महत्व इतना नहीं बढ़ने देंगे। वो पूरी तरीके से इस सरकार ने हिला दिया है, अपनी जगह से उसको प्रतिस्थापित कर दिया। अब जो कार्यपालिका है यानी कि सरकार है, सरकार ही सब कुछ हो गई है, उसी का दबदबा सब जगह चलता है। आप देखिए, अखलाक जिसको ये कहकर जान से मार दिया गया पीट पीट कर कि उसके फ्रिज में गोमांस रखा हुआ है, बाद में साबित हुआ वो गोमांस नहीं रखा हुआ था, वो बकरे का मांस था। अखलाक के कातलों के ऊपर जो मुकदमा चल रहा था, उस मुकदमे को वापस लेने के लिए सरकार ने अर्जी लगाई कोर्ट में। लोअर कोर्ट ने अदालत ने उस अर्जी को खारिज कर दिया, ये सही बात है। लेकिन इसका मतलब हमें ये नहीं निकालना चाहिए कि सरकार दोबारा इस काम को नहीं करेगी, दूसरा प्रयास नहीं किया जाएगा। सरकार लगातार कोशिश करेगी कि इस काम को किया जाए और जिस दिन अखलाक के हत्यारे छूटेंगे, अखलाक की हत्या के अभियुक्त छूटेंगे, उनका भी उसी तरीके से मालाएं डालकर और मिठाई खिलाकर और ढोल नगाड़े का स्वागत किया गया, इसलिए बिल्किस बानो के बलात्कारियों को किया गया। वही होगा और हम और आप यहां पे अपनी नाराजगी व्यक्त करते रहेंगे और भाजपा वाले उसी तरह मुस्कुराते हुए
अच्छा, और खास बात ये है, क्या माहौल बन गया है देश में। संजय निषाद तो भाजपा के नहीं है, ओम प्रकाश राजभर तो भाजपा के नहीं है। कुलदीप सिंह सेंगर के मसले पर जब ओम प्रकाश राजभर से सवाल पूछा गया तो उन्होंने क्या जवाब दिया? उन्होंने कहा वो तो उन्नाव की रहने वाली है, वो वहां दिल्ली क्यों चली गई वहां पे धरना देने के लिए, हंसते हुए। तो ये हालत है, ये दोनों अति पिछड़ी जातियों से आते हैं और ये जो सामाजिक न्याय का आंदोलन है उसकी देन है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों से भी ज्यादा बड़े सांप्रदायिक, ज्यादा बड़े सरकारवादी हो गए हम, इनकी हालत है। इस तरह का माहौल बन गया है देश में, जबकि इन्हें तो कम से कम बात सही तरीके से करनी चाहिए थी। भाजपा ने इन्हें अपनी सरकार में बनाए रखा है, तो क्या इस बात पे भाजपा कोई निकाल थोड़ा देगी इन्हें सरकार से, क्योंकि भाजपा को इनकी बिरादरियों के वोट चाहिए। इन्होंने भी भाजपा के सामने समर्पण कर दिया है पूरी तरीके से। ठीक बात है। नीतीश कुमार ने जब एक हिजाब खींच लिया था तो संजय निषाद जो दूसरे मंत्री हैं, और देखिए वो भी दांत दिखा रहे थे, वो भी हंस रहे थे, ओम प्रकाश राजभर भी हंस रहे थे। आप दोनों का आचरण बिल्कुल एक जैसा है। वो कह रहे थे हाथ नकाबी तो खींचा, कहीं इधर उधर हाथ थोड़ी लगा दिया था हमने। ऐसी भाषा मिनिस्टर बोल रहे हैं, गजब है। और वो मिनिस्टर बोल रहे हैं जिसे ज्यादा संवेदनशीलता की अपेक्षा की जानी चाहिए। ठीक बात है, जो राजनीति की है उसको वो बोल रहे हैं। दूसरा, कभी कभी ऐसा होता है कि एक आदमी आरोप नहीं लगाया सकता कि भाई ये ब्राह्मणवादी हैं, ये हैं, वो हैं, सब आरोप पर नहीं लग सकते। वो जो है एक वीडियो बड़ा वायरल हो रहा है, कभी कभी एक आदमी घटना करके चला जाए, अपराधी भाग जाए, उसके बाद में चिढ़ाए कि तुमने मेरा क्या कर लिया। इसी भाव में एक वीडियो हो रहा है, वायरल हो रहा है, भारत में आर्थिक अपराध घोषित विजय माल्या और ललित मोदी का एक वीडियो, जिसमें ललित मोदी खुद को और माल्या को भारत के दो सबसे बड़े भगोड़े कह रहे हैं। वीडियो माल्या के जन्मदिन का, ललित मोदी ने 22 दिसंबर को खुद पोस्ट किया। हंस रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि देखो हम दो सबसे बड़े भगोड़े हैं। कोई फर्क ही नहीं है, लंदन में ऐश काट रहे हैं मोदी और माल्या दोनों। विजय माल्या ने इस देश को पलायन किया था, अरुण जेटली से आखिरी बार मिले थे, वो राज्यसभा के सदस्य थे जब पलायन किया था, तो हम लोगों को पता ही नहीं था कि भाई ये लोग क्या करेंगे वहां विदेश जाके। बाद पता लगा उनकी तो लंदन में 200 करोड़ की संपत्ति है, 200 करोड़ की। वो तो वहां पर राष्ट्रीय जीवन व्यतीत कर रहे हैं। ये हालत है। और हम लोग अभी तक प्रत्यार्पण का भारत सरकार मुकदमा ही लड़ रही है। अभी रोज आ जाता है कि प्रत्यार्पण के मुकदमे में जल्दी ही निर्णय होगा, ये होगा। वर्षों गुजर गए हैं इस काम को होते हुए। इस तरह दाऊद इब्राहिम को वापस लाया जा रहा था, उसको सालों बीत गए, अब लोग भूल गए कि दाऊद इब्राहिम भी कभी भारत आने वाला था। ऐसी बड़ी बड़ी बातें। दाऊद इब्राहिम को अगर आ जाएगा सामने तो हम लोग पहचान भी नहीं पाएंगे। हाँ, तो बूढ़ा हो गया तो अंतिम दौर चल रहा है, लेकिन राजनीति ऐसी बड़ी बड़ी बात दिलाई जाती है, चश्मा लगाए हुए। मेरे टाइप का चश्मा लगाया हुआ था ऐसे ही। हाँ, वो तो फिर बात याद आती। शारजाह की फोटो थी वो। हाँ, वही चला। फोटोग्राफर के व्यक्ति में इंटरव्यू पढ़ रहा था जिसने वो फोटो खींची थी, ऐतिहासिक फोटो खींची थी, उसका मैं इंटरव्यू पढ़ रहा था। बहुत बहुत शुक्रिया अभय जी, आपने मुझे समय दी, बातचीत की। थैंक यू। ये तो अभय तो भाई जी, पूरी बातचीत आपने सुनी, कैसी लगी बातचीत बताएगा जरूर। शुक्रिया, थैंक यू।